नमस्कार। नमस्कार। भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज की ओर से भीष्म सीरीज ऑफ IKS टॉक्स में जीवन का भारतीय प्रतिमान ये व्याख्यान माला पिछले साल से चलती आ रही है। आज इसका 48वां 39वां ना 48वां भाग है। आज हम कुटुंब सुदृढ़ीकरण के बारे में जानने वाले हैं। हमारे मार्गदर्शक है दिलीप केळकर सर। सर प्रणाम। शांति मंत्र से हम हमारे की शुरुआत करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। मैं सर से विनती करती हूँ कि वो अपना सेशन शुरू करें। धन्यवाद स्वाति जी। सभी श्रोताओं को प्रणाम। वैसे तो हमने इस पूरी व्याख्यान माला में अभी तक की कुटुंब से जुड़े हुए कई विषयों का विवेचन किया है। जैसे माता प्रथमो गुरु है, पिता द्वितीयों का विचार किया है, फिर कौटुंबिक उद्योग का विचार किया है, ग्राम कुल का विचार किया है। ये सब कुटुंब से जुड़े हुए विषय हैं और कुटुंब को सुदृढ़ बनाने वाले विषय हैं। लेकिन कुटुंब सुदृढ़ीकरण का विषय जो है यह बहुत व्यापक है। इसके फिर से पुनर्स्थापन के लिए जीवन के सभी अंगों को परिष्कृत करना होगा, तब कुटुंब स्थापित हो पाएगा। यहाँ जब हम कुटुंब कहते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है संयुक्त कुटुंब से, जिसमें कम से कम 10 सदस्य हैं। ऐसे सदस्यों वाला कुटुंब, दादा दादी हैं, माता पिता हैं, उनके भाई हैं, उनकी चाचा चाची हैं, काका काकी हैं, बच्चे हैं, ऐसे सब मिलाकर 10 से ऊपर कितनी भी हो सकती है संख्या। ऐसे उदाहरण की 70-80 तक एक छत के नीचे रहने वाले कुटुंब। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो क्लिप पर उसका विवरण देखा था। तो इस प्रकार से जो एक शिक्षा के माध्यम से गलत समझ निर्माण की गई है, छोटा परिवार सुखी परिवार, इसको दूर करके, अब यह दूर करना घर में बैठकर करने का काम नहीं है। इसके लिए तो हमारी शिक्षा व्यवस्था को परिष्कृत करना होगा। इसलिए आज हम कुटुंब सुदृढ़ीकरण करने के आंतरिक यानी कुटुंब के अंदर करने के उपाय और कुटुंब से बाहर यानी समाज जीवन में करने के उपाय, इन सब का कुछ विचार करेंगे। सबसे पहले कुटुंब क्या है, इसकी परिभाषा हमने देखी है। उसके जो मुख्य पहलू हैं, पहला तो है कि एक रक्त संबंधी लोगों का यह समूह है, एक छत के नीचे रहने वाला है, आजीविका के लिए इस समूह का एक कौटुंबिक उद्योग है। जो कौटुंबिक उद्योग गांव के अन्य कौटुंबिक उद्योगों के साथ में परस्परावलंबन के आधार पर गांव को
स्वावलंबी बनाता हो। फिर कुटुंब में अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं, इनका संचालन ठीक से होता हो। शिक्षण, रक्षण, पोषण, ऐसी तीनों व्यवस्थाएं जिसमें ठीक से चलती हों, ऐसा जो कुटुंब समूह है या व्यक्तियों का समूह है, उसे संयुक्त कुटुंब कहते हैं। कुटुंब से तात्पर्य संयुक्त कुटुंब ही होता है। ये तो फैमिली के झमेले में हम फंस गए हैं, तो न्यूक्लियर फैमिली बन गई, माता पिता एक दो बच्चे, बस हो गई न्यूक्लियर फैमिली। इससे आगे भी बढ़ गए, हम दो हमारा कोई नहीं, या उससे भी आगे लिव इन रिलेशनशिप तक आ गए हैं। और दुर्भाग्य हमारा यह है कि नैतिकता अनैतिकता की समझ न रखने वाले ऐसे हमारे राजनीतिक नेता और न्यायाधीश, इन्होंने ऐसी अनैतिक बातों को कानून की, संविधान की मान्यता प्राप्त करा दी। इस दृष्टि से कुटुंब को यदि ठीक से व्यवस्थित करना है, इसको संयुक्त बनाना है, विशाल बनाना है, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से श्रेष्ठ बनाना है, श्रेष्ठ योगदान देने वाला बनाना है, तो कुटुंब के अंदर से और बाहर से, दोनों जगह से बहुत गंभीर ऐसे प्रयास करने की आवश्यकता है। अभी हम सब जितने व्याख्यान सुने हैं उसमें हमने जाना है कि भारत का लगभग इंडिया बन गया है। कुछ मात्रा में अभी जो कुटुंब भाव शेष है, कुछ पंढरपुर की वारी, नर्मदा यात्रा, ऐसे कुछ उपक्रम हैं जिनमें हम अभी भी भारतीयता के बचे खुचे अवशेष देख पाते हैं। उनको छोड़ दिया जाए तो लगभग हमारा पूरा जीवन इंडिया बन गया है, भारतीय बन गया है। और इस दृष्टि से हमें कुटुंब सुदृढ़ीकरण, यह इंडिया के भारतीयकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा पहलू है। इसे ध्यान में रखकर इस पर काम करना होगा, क्योंकि केवल भारत अच्छा है, इंडिया से बहुत बहुत अच्छा है, इतना जानने से पर्याप्त नहीं है। तो जो इंडिया बन गया है उसे फिर से भारत बनाना है। यह कैसे बनेगा? वह बनाने की प्रक्रिया क्या होगी? वह बनाने के महत्वपूर्ण पहलू कौन से होंगे? उन पहलुओं पर श्रेष्ठ ऐसा योगदान देने वाले ऐसे लोग कैसे निर्माण होंगे? एक व्यापक सामाजिक संगठन कैसे खड़ा होगा जो जीवन के अभारतीय प्रतिमान को भारतीय बनाने की दृष्टि से प्रयासरत रहेगा? इस प्रकार से कई बातों का विचार हमें इंडिया को भारत बनाने की प्रक्रिया में करना होगा। अभी आगे के हमारे सब जो व्याख्यान हैं, ये सब इंडिया को भारत बनाने की दृष्टि से अलग अलग पहलू और प्रक्रियाओं को समझने की दृष्टि से होंगे। कुटुंब सुदृढ़ीकरण से उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। तो कुटुंब सुदृढ़ीकरण यह एक अत्यंत अनिवार्य ऐसा भारतीयकरण का पहलू है। कुटुंब यदि नष्ट हो जाता है तो भारत भारत नहीं रहेगा। हमने तो भारत की या हिंदू की परिभाषा ही की है कि जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है, चराचर में व्याप्त एकात्मता की समझ रखता है,
और उस प्रकार से व्यवहार करने का प्रयास करता है, वह हिंदू है। तो इस दृष्टि से तो इस प्रकार की कुटुंब भावना रखता है, वह कुटुंब के लिए हर प्रकार का त्याग करे, हर प्रकार का परिश्रम करे, हर प्रकार के उपक्रम करें। ऐसा होगा तभी कुटुंब फिर से सुदृढ़ बन पाएगा। कुटुंब के अंदर के जो हमने अलग अलग व्याख्यानों में बिंदुओं पर विचार किया है, उनमें से बहुत सरसरी तौर पर तेजी से उनका संक्षेप में विचार कर हम कुटुंब के बाहर जो प्रयास करने की आवश्यकता है, उनका विचार आज करने वाले हैं। कुटुंब के अंदर करने के जो विषय हैं, तो सबसे पहला तो ये है कि व्यक्ति से शुरू हो, मैं अपना कुटुंब के बारे में, कुटुंब जीवन की श्रेष्ठता के बारे में, कौटुंबिक भावना पर आधारित विश्व के बारे में अपनी समझ ठीक करूं। यहाँ से वह शुरू होता है। फिर कुटुंब के अन्य जो सदस्य होते हैं, उन तक यह विचार पहुंचता है। कुटुंब जीवन के, संयुक्त कुटुंब जीवन के लाभ क्या होते हैं, इनसे सब अवगत होते हैं। एक मानसिकता बनती है और फिर कहीं न कहीं इस कुटुंब भावना से संयुक्त कुटुंब की ओर बढ़ने की दृष्टि से सभी ओर से, सभी व्यक्तियों की ओर से प्रयास शुरू होते हैं। बहुत सरलता से होगा, ये ऐसी बात नहीं है कि हम सबको इस विपरीत शिक्षा और विपरीत समाज जीवन, अभारतीय जीवन के कारण ऐसी बुरी आदतें लग गई हैं कि जिन्हें बदलना सरल बात नहीं है। लेकिन हम भी अपने पूर्वजों के वंशज हैं कि जिन्होंने बार बार पतन के दौरों पर विजय पाकर उत्थान को प्राप्त किया था। इसलिए उस निष्ठा के साथ, उस तपस्या के साथ, उस ज्ञान के साथ, उस लोकमत संग्रह के साथ हम ये करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन काम तो यह धैर्य से करने का है। सरलता से, सहजता से हो जाएगा ऐसा नहीं है। ये परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ बता दूं तो आगे के सभी व्याख्यानों के लिए वह एक आधार बिंदु रहेगा। कोई भी परिवर्तन होता है तो उसकी दो प्रक्रियाएं होती है। पहली प्रक्रिया होती है, वह क्रांति की कही जाती है। क्रांति हो गई और एक विशाल शक्ति खड़ी हो गई, जिसके माध्यम से क्रांति हो गई और उस क्रांति के माध्यम से नए विचार उस समाज में रूढ़ करने का प्रयास हुआ, इसे क्रांति कहते हैं। जैसे हिटलर ने की थी, जैसे रशिया में रूस ने की थी, कम्युनिस्टों ने की थी, जैसे चीन में चीनियों ने की थी। लेकिन क्रांति की एक खामी यह रहती है कि क्रांतियां बाहर से ताकत लगाकर, बाहर से शक्ति लगाकर, बाहरी शक्ति के आधार पर किया हुआ परिवर्तन होता है। वास्तव में ऐसी जो क्रांति के परिणाम है, वह कुछ समय के लिए तो बहुत तीव्रता से दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही ये परिवर्तन करने वाली जो शक्ति है वो कहीं दुर्बल हो जाती है, तो क्रांति के जो परिणाम है वो दिखने बंद हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं रशिया में कम्युनिज्म के कारण एक बड़ी क्रांति हो गई। एक विशाल लाल रंग से रंगा हुआ ऐसा रशिया विश्व के सामने खड़ा हो गया। लेकिन जो बाहरी शक्ति थी, बाहर से यानी
कुछ लोगों ने मिलकर एक शासन व्यवस्था निर्माण की थी, उसके माध्यम से जो इस क्रांति के लिए पूरक और कारक ऐसे उपक्रम किए जाते थे, शिक्षा व्यवस्था निर्माण की गई थी, रक्षण पोषण व्यवस्था निर्माण की गई थी। इस शक्ति के दुर्बल होते ही रशिया के 15 टुकड़े हो गए। तो क्रांति का तो ऐसे ही होता है। और आज वो रशिया नहीं रहा जो 1991-92 से पहले था। उसमें भी वैश्वीकरण वगैरह जो पूंजीवादी ऐसे तत्व हैं, वह उसमें भी जगह उन्होंने बना ली है। दूसरी प्रक्रिया होती है, वह होती है उत्क्रांति की। तो उत्क्रांति की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है, समय लेती है, धैर्य से करनी पड़ती है। लेकिन इसका जो आधार होता है वह समाज का समूह मन बनाना यह होता है। समाज की मानसिकता को मोड़ना यह होता है। और इसीलिए ये दीर्घ काल चलने वाली प्रक्रिया होती है। और समाज के मन को बदलने के लिए बाहर से कोई शक्ति या बाहर से कोई डंडा लेकर खड़ा हो जाए, उससे मानसिकता नहीं बदलती। मानसिकता बदलने के लिए तो प्रेरणा की आवश्यकता होती है। तो प्रेरणा देने का काम यह प्रभावी बनाना होगा। दंड का उपयोग तो केवल इस श्रेष्ठ प्रेरणा का विरोध करने वाले जो दुष्ट या मूर्ख प्रवृत्ति के लोग समाज में होंगे, उन तक ही सीमित रखना होगा। बाकी तो शेष सब लोगों के लिए प्रेरणा के माध्यम से यह धैर्यपूर्वक आगे बढ़ने वाली उत्क्रांति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा। तो दोनों में अंतर ऐसा है, एक करने वाली प्रक्रिया होती है और एक होने वाली प्रक्रिया होती है। उत्क्रांति की प्रक्रिया में यह होने वाली प्रक्रिया है, इसमें तो बस आपने प्रेरणा देने का काम करना है। बाकी प्रत्यक्ष में परिवर्तन करने का काम तो लोग करते हैं, समाज करता है, अपनी स्वयं प्रेरणा से करता है, व्यक्ति करता है, सामाजिक संगठन करते हैं, कुटुंब करते हैं, ग्राम करते हैं। लेकिन वह अंत प्रेरणा से होता है, व्यक्ति व्यक्ति की अंत प्रेरणा से ये परिवर्तन होता है। और ऐसा परिवर्तन जब होता है तो वह स्थिर होता है, स्थायी होता है, दीर्घ काल तक। क्योंकि लोकमानस बदल गया है। ऐसे मानस को फिर से बदलने के लिए फिर से वैसे ही गंभीर परिश्रमों की आवश्यकता होती है। अंग्रेजों को भी जीवन के भारतीय प्रतिमान को नष्ट कर अंग्रेजी अभारतीय प्रतिमान को यहाँ पर स्थापित करने के लिए कम से कम 100-125 वर्ष तो लगे ही थे। तब जाकर भारत इंडिया बन पाया और बना रहा पिछले लगभग 68-70 वर्षों तक। अमेरिका का एक वर्तमान पत्र है, 2014 में उसने अपना संपादकीय लिखा था, उसमें वो कहते हैं कि भारत पहली बार अंग्रेजियत से गुलामी की मानसिकता से मुक्त होता दिखाई दे रहा है। कहने का तात्पर्य है, ये जो अंग्रेजियत जो है, यह केवल अंग्रेजों के काल तक सीमित नहीं थी। तो अंग्रेजों का काल तो मुश्किल से 125 वर्षों का रहा। फिर उससे आगे जो 60-70 वर्ष स्वाधीन भारत में गए हैं, यह भी उस इंडिया बनने की प्रक्रिया के ही वर्ष हैं। और इसके लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 200 वर्षों के प्रयास भारत को इंडिया बनाने में हुए हैं। और इसलिए यह जो परिवर्तन की प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया भी धैर्य से चलानी होगी। कम से कम नहीं तो 2 से 3 पीढ़ियां इसमें जब धैर्य से काम होगा
तो फिर इंडिया का भारत बनेगा। तो पहली बात तो यह है कि यह होने की प्रक्रिया होनी चाहिए, करने की नहीं। डंडा लेकर यह प्रक्रिया नहीं चल सकती, प्रेरणा से चलेगी। अब ये प्रेरणा देने वाले जो लोग हैं, प्रेरणा कैसे देंगे? तो उसका प्रारंभ बिंदु हम स्वयं होंगे। हम स्वयं पहले ये जाने कि जीवन का भारतीय प्रतिमान कितना आवश्यक है, कुटुंब सुदृढ़ीकरण कितना महत्वपूर्ण है, इससे कैसे सारा समाज जीवन, पूरा वैश्विक मानव का समाज जीवन जो है, ये सुखमय, शांतिमय, संस्कृत, सुसंस्कृत और समृद्ध बन जाएगा, सुरक्षित बन जाएगा। यह पहले तो हमें अपने आप को समझाने की आवश्यकता है। हम कितनी तीव्रता से इसको समझे हैं, इसके अलग अलग पहलुओं को समझे हैं। इसका आर्थिक पहलू है, इसका सामाजिक पहलू है, इसका सांस्कृतिक पहलू है, इसका शासकीय पहलू है, इसका व्यवस्थात्मक पहलू है, जिसे मैनेजमेंट कहते हैं। ऐसे सभी पहलू कुटुंब के जो हैं, इन्हें हमें समझना होगा, जिससे फिर हम इस कुटुंब की जो व्यापकता है समाज जीवन में, इसकी जो सर्वव्यापिता है, इसको हम समझ पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम इस विषय में अपना अध्ययन श्रेष्ठ बनाए, तेजस्वी बनाए। तेजस्वी बनाने का अर्थ ऐसा होता है, हमारे संपर्क में आने वाला कोई भी इससे अप्रभावित रह गया, ऐसा न रहे, उसे तेजस्विता कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो ज्ञान के आगे आने वाला, ज्ञान के अनुरूप व्यवहार है, यह देखेगा समाज, तो फिर समाज के लोगों को लगेगा कि हाँ, इनके जैसा हमने भी व्यवहार करना चाहिए। इनके कारण लोग कितने प्रसन्न हो जाते हैं, कितने आनंदित हो जाते हैं, कितने सहयोग करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। यह देखकर समाज में परिवर्तन होते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ परिवर्तन की प्रक्रिया मनुस्मृति में बताई है, तुम स्वम चरित्रम शिक्षेरन। अपने अपने व्यवहार से ऐसा आदर्श लोगों के सामने रखो कि आपके जैसा बनने की इच्छा, प्रेरणा उनके मन में जागे, और वह फिर आपके जैसा व्यवहार करने की दृष्टि से प्रयास करें। जहां उसे ऐसा प्रयास करना संभव नहीं दिखाई देता हो, वहां आपसे मार्गदर्शन के लिए वह आए। यह है स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन। अन्य समाजों जैसा पूरे विश्व को अपने विचारों का बनाने के लिए भारत ने कभी भी आक्रमण नहीं किए। दुष्ट शक्तियों का निर्दालन करने के लिए तो आक्रमण किए हैं, लेकिन कभी भी किसी समाज को पीड़ित, शोषित ऐसा नहीं बनाया। दुष्टों के निर्दालन के लिए तो भारत ने भी, भारत के सम्राटों ने भी घर में घुसकर मारा है शत्रुओं को। जैसे राम ने रावण को मारा था, वहां जाकर मारा था। ऐसे तो भारतीय इस कृणवंतो विश्व मार्यन की प्रक्रिया में ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे। लेकिन किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं, किसी को बलात्कार करने के लिए नहीं, किसी को लूटने के लिए ऐसे उपक्रम नहीं हुए। वहां जाकर भी विभीषण को वहां का राजा बनाया गया, वाली को मारा गया, सुग्रीव को राजा बनाया गया। चाहते तो राम और लक्ष्मण एक एक राज्य लेकर रह सकते थे, लेकिन यह भारतीयता नहीं। और इस दृष्टि से ये स्वम स्वम चरित्रम शिक्षण जो है, अपना व्यवहार, अपनी समझ, अपना अपनी संवाद कुशलता, अपना ज्ञान, अपना लोकमत संग्रह, लोक संग्रह,
यह हम कितना श्रेष्ठ बनाते हैं, इसके ऊपर यह परिवर्तन की प्रक्रिया निर्भर रहेगी। दूसरा पहलू इसका आता है कि ऐसी अच्छी समझ रखने वाले, अच्छा व्यवहार करने वाले, ऐसी कुशलता रखने वाले लोगों को संवाद के माध्यम से उनको समझाने की क्षमता रखने वाले ऐसे लोगों की संख्या भी निरंतर बढ़ती रहे। क्योंकि अकेला चना भाड़ को यानी भट्टी को तोड़ नहीं सकता, लेकिन बहुत सारे चने यदि एक साथ होते हैं तो भट्टी भी टूटने की संभावना होती है। इसीलिए हिंदी में कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। लेकिन उसके बारे में लोग ये जानते हैं, लेकिन बहुत सारे चने मिलकर भाड़ को फोड़ सकते हैं। इस प्रकार से बड़ी संख्या में ऐसे सामर्थ्यवान लोग निर्माण हो, इसका हमें प्रयास करना होगा। और इसके लिए हमारा कुटुंब यह एक बहुत श्रेष्ठ ऐसा साधन होगा। अब कई हमारे कुटुंबों की वर्तमान स्थिति हम देखते हैं तो ध्यान में आएगा कि तीसरी पीढ़ी वाले इस विषय को थोड़ा जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी पूरी आयु में जीवन में जो समस्याओं का भोग किया है, भुगती है समस्याएं, उनके कारण उन्हें यह समझ में आना कुटुंब जीवन का महत्व बहुत सरल है। लेकिन जिनमें अभी सामर्थ्य है, जो युवा हैं और जिन्हें लगता है कि अरे हम बहुत शक्तिमान हैं और थोड़ी सी बातों के लिए हमने अपनी स्वतंत्रता को गिरवी नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी स्पेस चाहिए। अब कोई वधू किसी घर में आती है तो घर में यदि बड़ी संख्या, बड़ा कुटुंब होता है तो बड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि जिस कुटुंब से आई है वहां तो अकेली थी, तो घर में जो मनचाहा कर सकती थी। अब यहाँ आकर फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं। फिर इसे जो स्पेस, जिसे स्पेस कहते हैं, अपने माता पिता के घर में मिलती थी, यहाँ तो मिलना संभव नहीं है, झगड़े खड़े हो जाते हैं। तो यह जो स्पेस वाली मानसिकता है, यह स्पेस तो इसमें मिलती ही है कुटुंब जीवन में भी, लेकिन यह परस्पर अवलंबन से मिलती है। देखिए, स्पेस का मतलब है स्वतंत्रता। मैं जो चाहूं वैसा करने की स्वतंत्रता। अब कल्पना कीजिए, 3 लोगों का कुटुंब है या फैमिली है, माता पिता और बच्चा। अब इसमें बच्चा बीमार है तो माता करेगी क्या? वो न तो नौकरी पर, धंधे पर जा पाएगी, न ही घर का काम ठीक कर पाएगी, क्योंकि बच्चे की ओर ध्यान देना है तो पूरा ध्यान देना है उसकी ओर। ऐसे में यदि कुटुंब संयुक्त होता या कुटुंब होता तो स्वाभाविक रूप से घर में 3 4 5 महिलाएं होती, जिसमें से बाकी महिलाएं कहती कि बेटी तुम चिंता मत करो, तुम अपने बच्चे की ओर ध्यान दो, उसकी ओर ध्यान देना तुम्हारा पहला काम है। तो स्वतंत्रता उसको मिल जाती है। उसे जो करना आवश्यक है उसके लिए स्वतंत्रता यह परस्परावलंबन से जैसी कुटुंब में मिलती है, फैमिली में मिल ही नहीं सकती। लेकिन दुर्भाग्य से हम हमेशा, हमारा जीवन अच्छा ही चलता रहेगा, कोई भी समस्या नहीं आएगी, ऐसा गलत विचार करके चलते हैं। और इसलिए जब समस्याएं आती हैं तो हम हतबल हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, और पता नहीं बच्चों की कितनी हानि होती है उसमें संगोपन की दृष्टि से, उनकी बीमारी की दृष्टि से, और हमारे स्वास्थ्य की कितनी हानि होती है, इसका कोई हिसाब नहीं रहता। और इस कारण हमें समझ में नहीं आता है, युवा लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या गंवा रहे हैं वो इस गलत स्पेस की धारणा के कारण। तो वास्तव में तो स्वतंत्रता का सीधा समीकरण स्वावलंबन से होता है।
अब जो फैमिली है वो स्वावलंबी तो बन नहीं सकती, क्योंकि कई बातें हैं कि वो कर ही नहीं सकते। उनके पास न तो मनुष्य शक्ति है और न ही कौशल है। जिस प्रकार के काम, कई प्रकार के काम कुटुंब में हो सकते हैं, फैमिली में नहीं हो सकते। अब इस प्रकार से जो काम फैमिली में नहीं हो सकते, उनको करने के लिए फैमिली को किसी बाहरी व्यक्ति पर या शक्ति पर निर्भर होना अनिवार्य हो जाता है। और जैसे ही कोई बाहरी तत्व आ जाता है, तो इनकी स्वतंत्रता परतंत्रता में बदल जाती है। जितना परावलंबन उतनी परतंत्रता, ऐसा समीकरण है। जितना स्वावलंबन उतनी स्वतंत्रता। और इस दृष्टि से कुटुंब यह परस्परावलंबन पर आधारित एक स्वावलंबी ऐसी इकाई है, हर मनुष्य को आवश्यकता अनुसार स्वतंत्रता की प्राप्ति कराने वाली ऐसी एक व्यवस्था है। इसे जानकर इसका हम ठीक से प्रचार करते हैं, नई पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, उनको समझा पाते हैं, तो कोई कारण नहीं कि नई पीढ़ी के लोग इसे समझ न पाए। बुद्धू नहीं है वो। शायद वर्तमान की जो जीवन की अनिवार्यता है, उनके कारण वह दुनिया के संदर्भ में हमसे भी शायद अच्छी समझ रखते हैं। विशेषतः जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में तो कहा ही जा सकता है। तो बुद्धू नहीं है वो, इसीलिए उनको समझाना होगा। यह कुटुंब में होता है तो थोड़ा अधिक सरलता से होगा, क्योंकि वह आप हैं, वो आपको अपना मानते हैं। इसके लिए आपने कही हुई दो चार बातें थोड़ी कड़वी भी लगें तो सुन लेते हैं। लेकिन बताने वाले ने भी ये विवेक रखना चाहिए, तो बताने वाली बात कड़वी न लगे, अच्छी लगे। इस ढंग से ही उसे समझाना होगा। कुटुंब के जो अनगिनत लाभ हैं, वो उनको समझाना होगा कि किस प्रकार से सुसंस्कृतता, किस प्रकार से श्रेष्ठ मानव का निर्माण करने का साधन कुटुंब होता है। कुटुंब में यह यदि नहीं हुआ, श्रेष्ठ जीवात्मा का आवाहन नहीं हुआ है गर्भधारणा के समय, तो श्रेष्ठ मानव बनने की संभावनाएं कम होती जाती है। तो श्रेष्ठ मानव निर्माण करना यह कुटुंब का महत्वपूर्ण पहलू है। कर्तव्यों पर आधारित परस्पर संबंध, परस्परावलंबन पर आधारित स्वावलंबन, और इसके कारण स्वतंत्रता का भोग यह कुटुंब में मिलता है। कौटुंबिक उद्योग जो होते हैं, यह कौटुंबिक होने के कारण समाज जीवन में कोई नौकर नहीं रह जाता। बगैर नौकरों की अर्थव्यवस्था होती है। अर्थ का अभाव और प्रभाव दोनों ही न हो, ऐसी अर्थव्यवस्था श्रेष्ठ मानी जाती है। कौटुंबिक उद्योगों पर आधारित, ग्रामाधारित ऐसी अर्थव्यवस्था ही अर्थ के अभाव और प्रभाव से मुक्त रहती है। इस प्रकार का गांव बनेगा तो उसके लिए कुटुंबों की आवश्यकता होगी। कुटुंब ऐसे परस्परावलंबी उद्योग चलाने वाले कुटुंब नहीं होंगे तो गांव स्वावलंबी कभी नहीं हो सकता। कुटुंब बड़ा होता है तो व्यवस्थाएं श्रेष्ठ बनती हैं, क्योंकि उन व्यवस्थाओं को चलाने की एक सहज ऐसी प्रशिक्षण की प्रक्रिया घर में चलती है, कुटुंब में चलती है। कुटुंब में तीनों व्यवस्थाएं होती है, शिक्षण, रक्षण, पोषण, तीनों। और तीनों की व्यवस्थाएं जो होती है, उनका निरीक्षण, परीक्षण और उनमें प्रत्यक्ष सहभाग ये छोटे से छोटा बच्चा भी लेता रहता है। जैसे कोई झगड़ा करने आ गया बाहर दरवाजे में, पिताजी से झगड़ा हो गया किसी का, तो छोटा बच्चा, 2 साल का बच्चा दौड़ कर जाता है घर में अपने काका को या बड़े भाई को बताने के लिए, अरे देखो बाहर झगड़ा हो रहा है, पिताजी के साथ में झगड़ा हो रहा है। अब ये रक्षण व्यवस्था का एक छोटा सा 2 वर्ष का बच्चा है,
यह रक्षण व्यवस्था का एक हिस्सा बनकर ही काम कर लेता है। सहजता से उसको इसका प्रशिक्षण, इसका शिक्षण कुटुंब में मिलता रहता है। और हर व्यवस्था के बारे में सामाजिकता की नींव यहाँ पड़ती है। अलग अलग स्वभाव के, यानी वर्णों के, अलग अलग आयु के लोगों के साथ में सुख चैन से कैसे जीवन जिया जाता है, इसका वस्तुपाठ कुटुंब में मिलता है। और इसके आधार पर कुटुंब एक समाज के लघु रूप के रूप में काम करता है। और यहां से बड़े कुटुंब के कारण अच्छी शिक्षा जैसे जिन बच्चों को प्राप्त होती है, वे ग्राम जीवन में या सामाजिक जीवन में बहुत श्रेष्ठ सिद्ध होते हैं, क्योंकि वो तो पहले से प्रशिक्षित है अच्छी व्यवस्थाओं के लिए, अच्छे वर्णाश्रम धर्म की क्रियान्वयन के लिए। तो अन्न की, पोषण की व्यवस्था गांव की कैसी होगी? जैसी कुटुंब की होगी। शिक्षण व्यवस्था गांव की कैसे होगी? जैसी कुटुंब की होगी। तो इस प्रकार से शिक्षण, रक्षण, पोषण ऐसी सभी व्यवस्थाओं के लिए वो तैयार हो जाता है। इस दृष्टि से कुटुंब के जो सदस्य हैं, उन सदस्यों को श्रेष्ठ कुटुंब फिर से स्थापित करने की दृष्टि से उनके साथ में संवाद करना, उन्हें प्रेरणा देना, उनके साथ में बार बार इस प्रकार के प्रसंग लाना, जिसके कारण सब वो रक्त संबंधी अलग अलग भी हो गए हों तो इकट्ठे आवे, इकट्ठे आकर कुछ विचार विमर्श करें। इकट्ठे आने का समय घंटों में, दिनों में, महीनों में कैसे बढ़ सकता है, इसका विचार करें। संयुक्त कौटुंबिक उद्योग का विचार कर सकते हैं क्या, इसका विचार करें। संभव हो वहां ऐसे कौटुंबिक उद्योगों का प्रारंभ करें। हम सब देखते हैं कि जैन समुदाय हैं, फिर मारवाड़ी है, गुजराती, इनमें कौटुंबिक उद्योग होने के कारण इनमें संयुक्त कुटुंबों की संभावनाएं बहुत ज्यादा दिखती है, प्रत्यक्ष में भी दिखते हैं। तो एक कौटुंबिक उद्योग, यह एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका विचार भी हमारे कुटुंबों में हमने निरंतर करते रहना चाहिए। किस प्रकार के कौशल का अंतरण पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारे जो जीन्स हैं उनके माध्यम से हम तक पहुंचा है, इसकी खोज करते रहें और उसके अनुसार हम फिर से कोई ऐसा कौटुंबिक उद्योग जो हमारे गुण सूत्रों के कारण हम सहजता से चला सकते हैं, उसका चयन करके उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो यह बातें तो हुई कुटुंब के अंदर रहकर क्या क्या कर सकते हैं। और भी एक दो बातें प्रचार प्रसिद्धि के लिए बता सकते हैं कि दरवाजे पर ऐसी पट्टियां लग चिपकाएं हम, जिसमें लिखा हो हम एक संयुक्त कुटुंब हैं और हमें इसका अभिमान है, हमारा कौटुंबिक उद्योग पिछले 50 वर्षों से चला आ रहा है, हमें इसका अभिमान है। इस प्रकार की चिपकियां हमारे दरवाजे पर लगी होंगी तो लोग उसे देखकर प्रेरणा प्राप्त करेंगे। हमारा कुटुंब इतने सदस्यों का है और इस कारण सुखी है, ऐसी चिपकियां लगी। इस प्रकार से कुटुंब के अंदर से करने के कुछ उपाय हमने देखे हैं जो हम सबने करने चाहिए। प्रारंभ यहां से करना चाहिए। इसके अलावा हम कुटुंब से बाहर भी कई अलग अलग संस्थाओं से, संगठनों से जुड़े होते हैं, क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। अपने अपने क्षेत्र में कुटुंब सुदृढ़ीकरण का विचार या ऐसा कहें कि अभियान कैसे चला सकते हैं, इसका विचार भी हम अब करेंगे। पहले मैं स्वाति जी से निवेदन करूंगा कि वो 20 मिनट का जो निवेदन है वो सबके सामने रखें। स्वाति जी। जी सर।
नमस्कार। जीवन का भारतीय प्रतिमान ये व्याख्यानमाला जिस पर आधारित है वो हमने 2 ग्रंथों में 2 खंडों में यह ग्रंथ प्रकाशित किया है। जीवन का भारतीय प्रतिमान खंड 1 और 2, एकत्रित मूल्य जिसका 999 रुपए है, लेकिन ये हमने छूट में मात्र 799 रुपए में उपलब्ध किया है। इसकी छूट की मुदत हम बार बार बढ़ाते हैं, इसलिए ताकि आप सबको इसके बारे में प्रचार प्रसार कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये विषय पहुंचे, इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी इसका पंजीकरण कर सकते हैं या हमारा गूगल पे क्रमांक है 9503864401, बीच में प्रकाशन का ये गूगल पे क्रमांक है। इस पर पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट, आपका पूरा नाम, पता, संपर्क क्रमांक इस पर हमें भेजकर व्हाट्सएप पर इसी नंबर के आप घर बैठे ये किताबें मंगवा सकते हैं। तो मैं आपसे विनती करती हूँ, आह्वान करती हूँ कि इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें, इसके बारे में अपने समविचारी दोस्तों में बात करें, चर्चा करें। आज जो व्याख्यान का विषय है कुटुंब सुदृढ़ीकरण, इसी नाम से हमने ये ग्रंथ कुटुंब सुदृढ़ीकरण केरकर सर द्वारा लिखित प्रकाशित किया है। कुल पृष्ठ इसके 200 है और मूल्य इसका 350 है, लेकिन मात्र 250 रुपए में है हमने उपलब्ध किया है। इसी का भी प्रोसेस वही है जैसे जीवन का भारतीय प्रतिमान आप गूगल पे कर सकते हैं और घर बैठे मंगवा सकते हैं। अगर ये तीनों ग्रंथ आप एक साथ लेते हैं तो मात्र 1000 रुपए में ये आपको घर पर मिल जाएंगे। तो मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि ये अभी नया साल आ रहा है, तो उपहार देने के लिए भी ये आदर्श उपहार है मेरे ख्याल से, तो आप जरूर ये खरीदी कीजिएगा। धन्यवाद। स्वाति जी धन्यवाद। विषय को आगे बढ़ाते हैं। कुटुंब जीवन में और एक पहलू बड़ा महत्वपूर्ण है, वह है धर्म का। हमने धर्म इस विषय के व्याख्यान में धर्म के बारे में जाना है, सुना है और अलग अलग व्याख्यानों में उसके बारे में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं, क्योंकि हर विषय जो है तो धर्म से जुड़ा हुआ है। कुटुंब जुड़ा है, ग्राम जुड़ा हुआ है, शासन जुड़ा हुआ है, इतिहास जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, सभी। इसलिए धर्म की शिक्षा और कर्म की शिक्षा, ये 2 बातें जो हैं, कर्म यानी कौशल की शिक्षा, ये 2 बातें जो है, 2 प्रकार की शिक्षा जो है कुटुंब में होती है। एक मोटे तौर पर कहें तो धर्म की शिक्षा को हम सदाचार की शिक्षा भी कह सकते हैं, और यह तो बहुत सरलता से घर में दी जा सकती है, देते भी है। कई हमारे घरों में ऐसे संस्कार बच्चों पर हम करते हैं। अब कुटुंब के बाहर कौन कौन से क्षेत्र हैं? वैसे तो हर क्षेत्र है, इतिहास का भी क्षेत्र है, तो उस इतिहास के क्षेत्र में हम ये बताएं बच्चों को कि किस प्रकार से हमारे यहाँ श्रेष्ठ ऐसी कुल परंपराएं चली, श्रेष्ठ शासकों की परंपरा चली, कैसे श्रेष्ठ गुरुओं की परंपरा चली, कैसे श्रेष्ठ वणिकों की परंपरा चली, पीढ़ी दर पीढ़ी। वणिकों की परंपरा तो आज भी हम देख पाएंगे। कई ऐसे कुटुंब हैं जिनका उद्योग जो है, कौटुंबिक उद्योग, यह 100 वर्षों से भी शायद पुराना होगा। तो इस प्रकार की परंपराएं यह किस प्रकार से चली, ऐसा इतिहास में भी हम पढ़ा सकते हैं। किस प्रकार से अपने से श्रेष्ठ उत्तराधिकारी निर्माण यह कुटुंब में ही हो सकता है, कुटुंब में यह सरलता से हो सकता है। तो इस दृष्टि से इतिहास जैसे विषय में भी कुटुंब सुदृढ़ीकरण का अभियान आगे बढ़ाया जा सकता है। भाषा का विषय है, तो भाषा के विषय में तो आप देखिए कि हमारी भाषाएं ऐसी हैं कि जिसमें रिश्ते नातों के जितने नाम हमारी भारतीय भाषाओं में है, उतने दुनिया के अन्य किसी भाषा में नहीं।
क्योंकि हमारा तो समाज जीवन जो है यह कुटुंब से आगे बढ़कर कुटुंब का विस्तारित स्वरूप भी समाज हो, इस भावना से कुटुंब का प्रत्यक्ष में व्यवस्थापन होता है। इसके लिए इतने सारे फूफी, ताऊ, नाना, नानी, दादा, दादी, ननद, नंदोई, इतने प्रकार के इसमें जो रिश्ते हैं, तो समाज शास्त्र का विषय बनता है। समाज शास्त्र में कुटुंब भावना का विषय यह तो बहुत अनिवार्य है। आज जो पढ़ाया जाता है सोशियोलॉजी को पढ़ाते समय कि समाज कैसे बना, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी से बना। अरे यह तो एकदम क्या कहें कि घटिया ऐसी समाज व्यवस्था का विवरण है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो हमेशा स्वार्थ पर आधारित ऐसे लोग इकट्ठे आकर करते हैं। तो समाज है स्वार्थ पर आधारित लोगों का जमावड़ा नहीं है। तो कुटुंब भावना से एक साथ जुड़े हुए ऐसे लोगों का यह एकात्म ऐसा समूह है। तो सामाजिक क्षेत्र जो है उसमें भी हमें यह बताना होगा कि कुटुंब सुदृढ़ीकरण, कुटुंब भावना का विकास, यह उसका आधार होना चाहिए। हम शिक्षा क्षेत्र में यदि काम कर रहे हैं तो शिक्षा क्षेत्र में किस प्रकार से अलग अलग ढंग से हम कुटुंब को सुदृढ़ीकरण करने के लिए नई पीढ़ी को तैयार कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, जो शिक्षक के क्षेत्र में काम करते होंगे तो शायद मुझसे भी और आगे कई बिंदु इसमें जोड़ सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो शिक्षक है वह पहले इसे समझ ले ठीक से कि कुटुंब सुदृढ़ीकरण के बगैर भारत भारत नहीं रहेगा। और फिर अपनी पूरी शक्ति के साथ में अपनी ज्ञान की शक्ति, अपनी समझाने की शक्ति, संवाद की शक्ति, लोक संग्रह की शक्ति, अपनी कुशलता, इनके माध्यम से वह अपने कक्षा के बच्चों पर, उनके दिमाग पर यह अंकित करे कि संयुक्त कुटुंब यह समाज जीवन की श्रेष्ठ व्यवस्था होती है। इससे श्रेष्ठ दूसरी कोई भी व्यवस्था आज तक विश्व में निर्माण नहीं हुई। वह अपने विद्यार्थियों से ऐसे संकल्प करवा सकता है कि मैं अपने कुटुंब को तोड़कर या छोड़कर नहीं जाऊंगा। कितना भी मोह हो, आकर्षण हो, कितना ही लुभाने वाला ऐसा कोई नौकरी का अवसर हो, मैं कुटुंब छोड़कर नहीं जाऊंगा, ऐसा संकल्प करवा सकते हैं। और शिक्षक तो ऐसा होता है कि जिसको इस कुमारावस्था की आयु तक बच्चे भगवान मानते हैं। माता पिता को जो नहीं समझता वो शिक्षक समझता है, वह शिक्षक जानता है, वो ज्ञानी है। और इसीलिए माता पिता ने मुझे इनके सामने लाकर बिठाया है। ऐसी बच्चों के मन में भावना पक्की होती है और इसके कारण वो भगवान के रूप में शिक्षक को देखता है। ऐसे संकल्प करवाना। मेरे जीवन में बुढ़ापे में मेरी मृत्यु से पहले मैं मेरे कुटुंब को संयुक्त कुटुंब बनाऊंगा, ऐसा संकल्प भी किया जा सकता है। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के संकल्प की शब्दों की रचना करके बच्चों से ऐसे संकल्प करवाए जा सकते हैं। शिक्षा के जितने भी विषय हैं उन सब विषयों की विषय वस्तु में कुटुंब को, कुटुंब सुदृढ़ीकरण को प्रधानता मिले, उसको प्रोत्साहन मिले, इस प्रकार से हम पाठ्यक्रम बनाएं। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु इस प्रकार से बने। सबसे पहले तो शिक्षा क्षेत्र में हमें ये करना होगा, वो जो घटिया बात कई पीढ़ियों से हमें पढ़ाई जाती आ रही है, छोटा परिवार सुखी परिवार, उसको निकाल के बाहर करना। और संयुक्त कुटुंब सुखी कुटुंब, संयुक्त कुटुंब सुरक्षित कुटुंब,
संयुक्त कुटुंब, समृद्ध कुटुंब, संयुक्त कुटुंब, सुसंस्कृत कुटुंब, इस प्रकार से संयुक्त कुटुंब की प्रतिष्ठा बच्चों के मन में करना, ऐसा भाषा के माध्यम से होगा। इतिहास के बारे में मैंने बताया। फिर गणित का विषय भी है। अब ऐसे तो बहुत रुक्ष लगेगा, एब्स्ट्रैक्ट लगेगा, लेकिन गणित के माध्यम से भी गणित हमें ऐसे बना सकते हैं कि जिसमें संयुक्त कुटुंब को थोड़ा अधिक लाभ मिलता है, लाभ मिलना चाहिए, ऐसा बच्चों के मन पर अंकित हो सकता है, तो गणित में भी किया जा सकता है। समाज शास्त्र का तो मैंने बताया ही। स्वास्थ्य का विषय है, तो स्वास्थ्य के विषय में भी घर का खाना, मातृहस्तेन भोजनम, माँ के हाथ का भोजन, इससे श्रेष्ठ दुनिया में कुछ नहीं, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कुटुंब जीवन कितना श्रेष्ठ है। ये जो हमारी स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक जो आदतें हैं हमारे आहार विहार की, उन आदतों को श्रेष्ठ बनाने का साधन और प्रक्रिया तो कुटुंब में चलती है। ये सब बच्चों के मन पर अंकित हो, और बच्चे इस दृष्टि से आज उनके घर में यदि चल नहीं रहा है, तो भी अपने मन में तो यह संकल्प लेकर चलें कि ठीक है, आज नहीं होगा हमारे कुटुंब में या हमारी फैमिली में, लेकिन मैं इस प्रकार का कुटुंब विकसित करूंगा कि जिसके ये सब लाभ केवल मुझे अकेले को ही नहीं, मेरे कुटुंब को भी मिलेंगे और सारे समाज जीवन को मिलेंगे। इस प्रकार से शिक्षा क्षेत्र में पाठ्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न विषयों के माध्यम से हम कुटुंब भावना को, कुटुंब के सुदृढ़ीकरण के इस अभियान को बलवान बना सकते हैं। एक बहुत बड़ी शक्ति इसके पीछे युवाओं की शक्ति खड़ी कर सकते हैं। और आप निश्चित जान लीजिए, जहां जिस अभियान में युवाओं की शक्ति जुड़ गई, उस अभियान को परमात्मा नहीं रोक सकता, रोकेगा ही नहीं। परमात्मा की प्रेरणा से ही ये युवा जागे हैं। आप यदि सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो सामाजिक जीवन में विभिन्न प्रकार के श्रेष्ठ मानव निर्माण की दृष्टि से आवश्यक ऐसे अधिजन्य शास्त्र के पाठ्यक्रम चलाना। अभी विद्यालय नहीं चला है तो नहीं चला है, वैसे तो विद्यालय नहीं चलाने चाहिए। कुटुंब जीवन से आवश्यक ऐसे पाठ्यक्रम, आज परिस्थिति ऐसी है कि विद्यालयों ने चलाने की आवश्यकता है, महाविद्यालयों ने चलाने की आवश्यकता है। फिर अधिजन्य शास्त्र का होगा, श्रेष्ठ मानव निर्माण के शास्त्र का होगा, फिर संस्कार शास्त्र का होगा, फिर विवाह का होगा, वर वधु चयन और विवाह संस्कार का होगा, फिर कुटुंब के मुखिया का पाठ्यक्रम होगा, फिर कुटुंब के व्यवस्थापन का पाठ्यक्रम होगा। ऐसे कुटुंब से जुड़े हुए, कुटुंब को श्रेष्ठ बनाने वाले ऐसे अलग अलग प्रकार के पाठ्यक्रमों का विचार शिक्षा क्षेत्र में भी हो सकता है। और समाज जीवन में काम करने वाली जो विभिन्न संगठन है, संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से भी ये किया जा सकता है। आज भी ऐसे कई संस्थाएं, संगठन हैं जो इस प्रकार की गर्भ संस्कार की कार्यशालाएं चलाते हैं, वर्ग चलाते हैं, साहित्य निर्माण करते हैं। तो श्रेष्ठ मानव निर्माण की दृष्टि से सामाजिक जीवन में कुछ पहल चले। इसके अलावा समाज जीवन में जो संयुक्त कुटुंब है या कुटुंब है, उनका आदर करें। और जो कुटुंब को तोड़ने वाले लोग हैं, कुटुंब को तोड़कर अपने माता पिता से अलग होकर अपने स्वार्थ के लिए, अपने को मिलने वाले अधिक पगार वाली नौकरी के लिए जिसने घर छोड़ दिया, ऐसे युवकों को घृणा की दृष्टि से देखना शुरू करें। कैसा लड़का ही, माता पिता को छोड़ दिया इसने, उन्होंने उसके ऊपर जो प्रेम किया है, उसके लिए जो परिश्रम किया है, जो अपना जीवन इसके लिए लगा दिया है, उसकी इसको कोई कीमत नहीं है। किस प्रकार का एक घटिया लड़का है।
ऐसी घृणा की दृष्टि से ऐसे युवकों की ओर हम देखें और वो घृणा उन्हें महसूस हो, अनुभव हो कि मुझे घृणा से इसलिए देखा जा रहा है कि मैंने कुटुंब को तोड़ा है। ये काम तो समाज में हो सकता है ना, ये काम हम तो कर सकते हैं ना। धीरे धीरे सरलता से, सहजता से, मित्रता के भाव से बात करनी शुरू करें। अरे भाई क्यों तोड़ दिया तुमने? और धीरे 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 यह जो भाव है वो घृणा तक पहुंचे, वो युवक अनुभव करे कि उसने कोई बुरा काम किया है, अच्छा नहीं किया। फिर जाकर मैंने अपने माता पिता के साथ में एक कुटुंब में रहने की आवश्यकता है, ऐसा उसे महसूस हो। इस प्रकार का वातावरण समाज जीवन में निर्माण। सांस्कृतिक क्षेत्र में तो इसका अनन्य साधारण महत्व है। जो संस्कार वर्ग चलाते हैं लोग, वह संयुक्त कुटुंब की दृष्टि से कथाएं कही जा सकती हैं। वहां पर ऐसे गीत, छोटे छोटे बच्चों के लिए गीत कंठस्थीकरण करवाए जा सकते हैं, उनके अर्थ बताए जा सकते हैं। संयुक्त कुटुंब के जो बच्चे हैं उनको अपने घर में किस प्रकार से काम चलता है उसके अनुभव बताने के लिए कहा जा सकता है। संयुक्त कुटुंबों को भेंट सब बच्चों की संस्कार जो वर्ग चलते हैं उसमें के सभी उपस्थित बच्चे और उनके माता पिताओं की एक बड़े विशाल कुटुंब को भेंट कि किस प्रकार से कुटुंब चलता है। और हम तो 3 लोग हैं तो बड़े परेशान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले जो संगठन है वह इस प्रकार के उपक्रम कर सकते हैं, एक अभियान चला सकते हैं समाज जीवन में कि फैमिली की ओर से कुटुंब की ओर, फैमिली की ओर से कुटुंब की ओर। तो समाज जीवन में सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले जो संगठन है वह भी इस दृष्टि से अपना योगदान दे सकते हैं। न्याय के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं वह भी, या ऐसा कहिए कि आर्थिक क्षेत्र में भी जो अलग अलग प्रकार के उपक्रम हैं, फिर बैंक हैं, सहकारी बैंक हैं, शासकीय बैंक हैं, निजी बैंक हैं, उनमें इस प्रकार का वातावरण निर्माण किया जा सकता है कि जो संयुक्त कुटुंब वाला व्यक्ति होगा वह अधिक विश्वसनीय होता है, होगा ही, क्योंकि संयुक्त कुटुंब के साथ में रहकर वह इतने सारे लोगों का, सगळे सारे कुटुंब के जो 10, 15, 20, 25, 50 लोग हैं उन सबका विश्वास संपादन कर सकता है। और ये जो 3 लोगों वाला जो फैमिली है इसमें तो उस लड़की पर या लड़के पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। तो विश्वासार्हता की दृष्टि से संयुक्त कुटुंब के बच्चे जो हैं इनको क्या प्राधान्य दे सकते हैं? चयन तो करके लेना चाहिए, तो बैंक के लिए उपयुक्त है या नहीं यह तो देखना ही चाहिए। लेकिन उसके साथ में ऐसे संयुक्त कुटुंब के बच्चों को यदि वरीयता दी जाए तो संयुक्त कुटुंब को प्रोत्साहन मिलेगा। ब्याज देते समय कोई कर्जा लेते हैं तो उसके ऊपर का ब्याज वसूलता है बैंक। उस समय संयुक्त कुटुंबों के सदस्यों को कुछ सुविधा दी जा सकती है, रियायत दी जा सकती है। जो डिपॉजिट रखे जाते हैं उसमें भी ऐसी रियायत दी जा सकती है। आर्थिक क्षेत्र में नौकरी देने से पहले, जैसे बैंक के बारे में मैंने बताया, उद्योगों में भी यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संयुक्त कुटुंब से यदि है तो इसकी विश्वासार्हता अधिक है। यह जिस प्रकार से घर में इतने बड़े कुटुंब का एक अच्छा सदस्य बन के रह सकता है, यह मेरे उद्योग को भी एक कुटुंब भावना से भर देगा। यह मेरा उद्योग है, ये कुटुंब भावना से चले ऐसा तो सभी उद्योजक मानते हैं, जानते हैं, चाहते हैं। लेकिन जो सदस्य वो चुनते हैं उस समय इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसा यदि ध्यान देना शुरू करेंगे तो उनके उद्योग जो हैं वो और अच्छे चल सकेंगे। वहां भी
कोई अपना उद्योग चलाना चाहता है तो उसको विशेष सुविधाएं देना, ऐसा विचार उद्योगों के क्षेत्र में काम करने वाले जो उद्योजक हैं वे कर सकते हैं, बैंक कर सकते हैं, आर्थिक संस्थाएं हैं वो कर सकती हैं। शासन का विषय आता है, न्याय जिसका एक हिस्सा है, तो शासन की दृष्टि से भी इस प्रकार का वातावरण निर्माण करना कौटुंबिक उद्योगों के लिए और कौटुंबिक जीवन के लिए उपयुक्त, उनके लिए अनुकूल अनुरूप ऐसे कानून बनाने होंगे। ऐसा विशेष विभाग कुटुंब जीवन को प्रोत्साहन देने के लिए शासकीय विभाग का निर्माण किया जाए। कौटुंबिक उद्योगों के लिए विशेष मंत्रालय निर्माण किया जाए कि जो कौटुंबिक उद्योगों को प्रोत्साहन देंगे और बड़े उद्योगों के द्वारा उनका शोषण होने से रोकने का भी कानून के माध्यम से प्रयास करेंगे। ऐसे जो कानून है जो आज बन गए हैं, जो इस 200 वर्षों तक, यानी अंग्रेजों का शासन लगभग 125 वर्ष और आगे 70 वर्षों का, 68-70 वर्षों का स्वाधीनता के बाद का अंग्रेजियत का ऐसा शासन, इसमें जो मानसिकता बन गई है उसे दूर करने के लिए और उस मानसिकता के कारण जो हमारे न्याय क्षेत्र में कानून बन गए हैं जो कुटुंब को तोड़ने के लिए काम करते हैं, ऐसे कानूनों में से कुटुंब को तोड़ने वाले प्रावधानों को दूर करना। जैसे शिक्षा क्षेत्र में विवाह यह संस्कार होता है, सामाजिक क्षेत्र में विवाह संस्कार होता है, दो भिन्न भिन्न पति पत्नी ऐसे जीवात्मा इकट्ठे आकर एक होकर जीने का संस्कार होता है। इस प्रकार की भावना का पोषण हो, इस प्रकार से कानून बने और फिर ये जन्म जन्मांतर चलने वाला ऐसा यदि जीवन है, ये जीवन अखंड है। जब से जीवात्मा के रूप में परमात्मा से मैं अलग हुआ, तब से लेकर फिर से परमात्मा में जब लीन होऊंगा, तब तक चलने वाला यह अखंड जीवन है, ये जन्म जन्मांतर चलता है। तो इसलिए पति पत्नी का संबंध जो है वह जन्म जन्मांतर चलने वाली प्रक्रिया है। 7 जन्मों के बारे में कहा जाता है, और 7 जन्म ही क्यों, ऐसा माना जाता है कि 7 जन्म तक जो पति पत्नी साथ में रह लेंगे उनके जीने में इतनी सहजता आ जाएगी, एक रूपता आ जाएगी, एक वाक्यता, एक विचारता आ जाएगी कि कोई झगड़े टंटे का सवाल ही नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से जो तलाक या जो डाइवोर्स, जिनके लिए किसी भी भारतीय भाषा में संबंध नहीं था, उसके विरोध में पहले तो शिक्षा के माध्यम से वातावरण निर्माण करना होगा। सामाजिक संगठनों को विवाह के महत्व को समझाने वाला, समाज जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, भाई बनती नहीं है इस जीवन में, ठीक है अलग अलग रह सकते हैं लेकिन रहेंगे तो आजीवन पति पत्नी ही। उसके कारण फिर से उन पति पत्नी का इकट्ठे आकर रहने की जो संभावनाएं हैं उनको हम तोड़ देते हैं। ये जो तलाक और डिवोर्स हो जाते हैं तो संभावनाएं खत्म कर देते हैं। और इस दृष्टि से समुपदेशन का काम करने वाले हमारे सामाजिक क्षेत्र में कई ऐसे उद्योग हैं, तो समुपदेशन ऐसा करें कि कोई ऐसा तलाक न ले, कोई डिवोर्स न ले, ये शब्द ही भारतीय भाषाओं से निष्कासित हो जाए। इस प्रकार का वातावरण हम निर्माण करें तो कानून तो अपने आप वहां से निरस्त हो जाएगा। इसका समर्थन करने वाला, इसके लिए सुविधा देने वाला, इसके लिए प्रेरित करने वाला ऐसा कानून तो अपने आप जनता ही निकाल देगी। संयुक्त कुटुंबों को तोड़ने वाले और भी जो कानून हैं, जैसे जो कुटुंब की जो संपत्ति होती है उसके विभाजन का जो कानून बना है,
इसके कारण बच्चा जन्म लेता है तब से वो भागीदार बन जाता है। वास्तव में भारतीय जीवन में समृद्धि जो होती थी ये पूरे कुटुंब की होती थी, व्यक्ति की नहीं होती थी। कोई व्यक्ति इसे छोड़कर या इसे तोड़कर अलग होना चाहता था, हो सकता था लेकिन उसमें उस कौटुंबिक संपत्ति का, समृद्धि का बंटवारा नहीं होता। संपत्ति समृद्धि वह तो कुटुंब की ही हुआ करती थी। कुटुंब के लोग चाहे प्रेम के कारण बाहर निकलने वाले व्यक्ति को अपनी ओर से कुछ दे दे, लेकिन अधिकार के रूप में नहीं, प्रेम भावना से देंगे उतना ही मिलेगा उसको। आज इस कानून के कारण छोटे बच्चों को भी, या जिनकी अभी समझ पर्याप्त पक्व नहीं बनी है, ऐसे लोगों को, ऐसे युवाओं को भड़का कर कुटुंब को तोड़ा जाता है। कुटुंब की जो समृद्धि होती है वह नष्ट हो जाती है, विभक्त हो जाती है, बढ़ जाती है, तो समृद्धि नष्ट हो जाती है। और हम इतिहास को देखें, इस प्रकार से कुटुंबों के माध्यम से जो समृद्धि निर्माण हुई थी उसे लूटने के लिए ही विदेशी आक्रांता भारत पर आक्रमण करते रहे थे। तो समृद्धि तो इस प्रकार के कुटुंबों के समृद्धि के कारण राष्ट्र की समृद्धि बढ़ती है। तो इस दृष्टि से जो कुटुंब सुदृढ़ीकरण के विरोधी ऐसे कानून है उनको भी निरस्त करना होगा। शासन की ओर, शासन पर दबाव डालकर सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का यह काम होगा, राजकीय क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का यह काम होगा। ऐसे कानून जो कुटुंब को तोड़ने में सहयोग देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, अनुकूलता निर्माण करते हैं, ऐसे कानूनों को या तो निरस्त कर दें, इनको इस प्रकार से पुनर्रचित करें, यह संयुक्त कुटुंब को बढ़ावा दे सकें, सहायता दे सकें, समर्थन कर सकें, सुरक्षित कर सकें। इस प्रकार से जीवन के हर क्षेत्र में जब यह कुटुंब सुदृढ़ीकरण की हवा चलेगी, एक अभियान के रूप में पूरे समाज जीवन में चलेगा, तब जाकर कुटुंब सुदृढ़ीकरण यह प्रत्यक्ष में एक वस्तुस्थिति के रूप में हमारे सामने उपस्थित होगा। हम धीरे धीरे जीवन के भारतीय प्रतिमान को प्रत्यक्ष आकार देने के जो पहलू हैं उनकी ओर बढ़ रहे हैं, और उनमें का सबसे पहला पहलू आज हमने उसका विचार किया है। कुछ गहराई में जाकर, और गहराई में जाने की आवश्यकता है। हम सब विचारक हैं, इस दृष्टि से विचार करें और अपने से शुरू करें। हम क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, किसी की शत्रुता मोल न लेते हुए लोक संग्रह कैसे कर सकते हैं, लोकमत परिष्कार कैसे कर सकते हैं। इस दृष्टि से हम सब कुटुंब में और कुटुंब के बाहर, ऐसे दोनों ही क्षेत्रों में हमारे लिए जो जो संभव है वह करने को शुरुआत करें। ऐसा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने का प्रयास करें। तो कुटुंब भावना पर आधारित यह भारतीय जीवन की पुनः प्रतिष्ठा कोई बहुत दूर नहीं होगी। कुटुंब जीवन के साथ में ही और भी कुछ पहलू हैं जिनका विचार हम अगले 2 व्याख्यानों में करने वाले हैं। अगले व्याख्यान का हमारा विषय होगा स्वावलंबी ग्राम। यह भी जीवन के प्रतिमान को भारतीय बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाला ऐसा विषय है। हमारा अगला विषय, व्याख्यान का विषय स्वावलंबी ग्राम यह होगा। धन्यवाद। स्वाति जी, आप है ना? नहीं तो मैं विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं। जी सर, जैसा आप चाहे। नहीं, मैं तो बढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो समय आपका जो है वो हो गया है। जी मैं जी 5-7 मिनट में मैंने ऊपर ही लिए हैं। जी। जिन्हें कोई सवाल पूछना है या शंका है तो कृपया अपना हैंड रेज कीजिएगा।
संदीप जी पूछना चाहते हैं। संदीप जी अनम्यूट करके पूछिए। जी, सबको सादर प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। हाँ संदीप जी नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी मैंने नाम दातार जी को दे दिए थे, श्री राम जी को। मैंने श्री राम जी को संदीप जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही दे है। दिए थे। ज्वाइन करता हूँ, अभी ठीक है? संदीप जी यहाँ अभी जी अध्ययन योजना के विषय यहाँ नहीं करिए, उसका हम अलग से भाग पर बात करके जी विचार जी करेंगे। यहाँ तो ठीक है, केवल माफी इस चाहता विषय के संदर्भ में प्रश्न जी पूछते हैं। जी। तो अभी एक रिसेंट जजमेंट आया था जिसमें पति पत्नी ने अपना उनका समझौता हो गया था बाहर ही, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आपका जो तलाक है, जो भी सेटलमेंट है, वो कोर्ट की इजाजत के बिना नहीं हो सकता है। और जहां तक हम कमर्शियल एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, जब उद्योगपतियों के जो आपस में एग्रीमेंट होते हैं, हम उनको कहते हैं मीडिएशन, आर्बिट्रेशन या म्यूचुअल सेटलमेंट से कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कानून में ये प्रावधान, मैं इसका पुरजोर विरोध करके लॉ मिनिस्ट्री को एक लेख लिखने भी वाला हूँ इस जजमेंट के अनुरूप जो भी आई है। लेकिन ये बहुत बड़ा बोझ है या कष्ट है कि आप विवाह तो अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन हिंदू विवाह को स्पेसिफिकली उन्होंने कानून के दायरे में इतना सटीक लिया है। मैं नहीं चाहता कि डाइवोर्स हो, लेकिन फिर भी विवाह के दायरों में जहां तक अगर नहीं बन रहा है किसी का, तो उसको भी कानून अपने दायरे में खींचने की कोशिश कर रहा है। देखो, कोई भी अपने अधिकार छोड़ना नहीं चाहता, यह मनुष्य का स्वभाव है। और इस दृष्टि से न्यायाधीशों के हाथ में जो अधिकार आ गए वो छोड़ना नहीं चाहते। वास्तव में तो न्यायाधीश ने ये कहना चाहिए था, आपने एक दूसरे के साथ में सुलह कर ली है ना, एक अर्जी दे दो, बस उस अर्जी को लेकर इस न्यायालय में प्रविष्ट जो मुकदमा है उसको निरस्त कर दूंगा मैं। तो वास्तव में तो न्यायाधीश ने ये कहना चाहिए था, लेकिन वो कहता है उल्टे कि ये न्यायालय का अधिकार है, जब तक न्यायालय नहीं कहेगा मुकदमा चलता रहेगा। अरे यह तो न्यायाधीश की जो मानसिकता है, यानी आपने जो बताया उस प्रकार का यदि न्यायाधीश का निर्णय है तो ये चिंता की बात है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा, कुटुंब में जैसे आपने कहा, मैंने पूरा पुस्तक का अध्ययन भी किया है और अनुसरण रूप से मैं परिवार के साथ ही रहता हूँ अभी तो, माता पिता बच्चे बहुत बीवी। अच्छी बात है। लेकिन जॉइंट फैमिली की एक आकांक्षा रहती है कि मेरे ताऊ जी चाचा जी के जो बच्चे हैं उनके साथ भी मैं वापस जाने की कोशिश करूं। कई बार मन में विचार आता है, लेकिन मुझे जी लगता है कि ये अगली पीढ़ी के लिए संभव हो कट सकता रही है। है संदीप जी आपकी आवाज। आवाज क्या है ब्रेक हो कि रही है, जो होता है, देखो, सुनाई नहीं दिया बीच का। हमने हमने प्रयास करते रहना चाहिए। सफलता तो दो बातों पर अवलंबन करती है, एक तो है हमारे पूर्व कर्मों के फल, और दूसरा है आगे जो हम करने वाले प्रयास हैं उनमें कितनी शक्ति है, हम कितना अच्छी तरह से समझा पा रहे हैं। ये दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, क्योंकि जिनको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं ना, उनके भी कर्म फल तो होंगे ना। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि वो कर्म फल हमारे लिए अनुकूल हो, वहां तो वो मान जाएंगे, लेकिन प्रयास तो हमने करने होंगे। हमें थोड़ी पता है कि उनके कर्म फल क्या है, हमने तो प्रयास करने चाहिए और बगैर निराश हुए कि ठीक है, 4 बार बात की, 4 बार नहीं समझ पाए, वो 5वीं बार समझ जाएगा। इस प्रकार से हमने प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास हमने छोड़ दिए तो कुछ नहीं हो सकता। और अगली पीढ़ी में तो हमारा ही कुटुंब बड़ा कुटुंब और बड़ा कुटुंब हो जाएगा, कि हमारे कुटुंब के बच्चे कुटुंब को छोड़कर नहीं जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से हमारा तीसरी पीढ़ी में तो देखो फल फूल जाएगा आपका परिवार कुटुंब। अगला सवाल लेते हैं। कुलदीपिका केसकर जी पूछ रही है भाग्यनगर से।
नमस्कार सर. नमस्ते. मी भाग्यनगरहून बोलतेय. मला तुम्ही जे व्याख्यान आज दिलं ते खूपच सुंदर वाटलं, कारण आमच्या लहानपणी स्मॉल फॅमिली म्हणजे छोटे कुटुंब सुखी कुटुंब असं सांगितलेलं आहे आणि ते जास्त मनावर बिंबलेलं आहे. जेव्हा मी कॉलेजमध्ये गेले तेव्हा त्यांनी जॉईंट फॅमिलीचं सांगितलं. त्याचे फायदे काय आणि नुकसान काय? तर फायद्यापेक्षा नुकसान जास्त आमच्या मनावर बिंबवलं गेलं त्या काळामध्ये सुद्धा. आणि त्यामुळं आज आम्ही पश्चाताप करत आहोत की आमची जॉईंट फॅमिली नाहीये. आम्ही आज एकत्र राहू शकत नाही, कारण जो हेड आहे तो बरोबर नसतो आणि त्याचे विचार आमच्यावर लादले जातात असं आमच्या मनावर बिंबवलं गेलं आणि त्यामुळे ही भयानक परिस्थिती आज आमच्या समोर उभी राहिली असं मला तरी वाटतंय. अनुभवलेलं आहे आम्ही प्रत्यक्ष. बहन जी ने अभी उनका अनुभव बताया कि बचपन से उन्हें पढ़ाया गया विद्यालय में, छोटा परिवार सुखी परिवार, और बाद में कॉलेज में जाने के उपरांत भी जो जॉइंट फैमिली यानी जिसे हम संयुक्त कुटुंब कहते हैं, उसके लाभ और हानि ऐसे दोनों जो बताए गए, उसमें हानिकर ज्यादा है. इस प्रकार से युवकों के दिमाग पर इसे अंकित किया गया कि तोड़ो कुटुंबों को, मत होने दो बड़े, छोटे कुटुंब रहेंगे तो सुखी रहोगे. यह विद्यालय में और महाविद्यालय दोनों जगह पर यह अंकित करने का प्रयास शिक्षा में हुआ है, जिसके परिणाम हम भुगत रहे हैं. यही बताया उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर. धन्यवाद सर. खूपच छान सांगितलं आज, काही वादच नाही त्याच्यात. तुमचे किती आभार मानले तेवढे कमीच आहेत आजच्या तरी व्याख्यानाला. खूपच सुंदर. धन्यवाद सर. धन्यवाद. और किसी का सवाल तो नहीं दिख रहा है, तो आज के सत्र में हम यही रुकेंगे. अगले गुरुवार यानी 29 दिसंबर को हम फिर मिलेंगे. सर उसका विषय क्या होगा? स्वावलंबी ग्राम. स्वावलंबी ग्राम. अच्छा, तो शांति मंत्र से आज के सत्र का समारोप करेंगे. अगले गुरुवार फिर मिलेंगे. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. धन्यवाद. सभी को प्रणाम. आपका दिन शुभ हो. धन्यवाद.